तमाम मीडिया मित्रों और आशीर्वाद युवा साथियों ने साथ और सहयोग आप लोगों ने आशीर्वाद पश्चिमी रेगिस्तान में वो दौरान महीने कदे चित्रा भरतो गदा में चित्रा भरा कर देखा ने मारे भरोड़ा लकड़ी ना भरोड़ा आता दो साइड में गड़ा रखे पानी भरने साधन लगा कर राजपाल जो महाराज चित्रों के गधे के ऊपर रखा जाने वाले लकड़ी का साधन होता है, दो गधे रखे जाते हैं, उनसे मैंने पानी भरा, गधे में पखाले भरी और मेरे पास एक मुर्गियों की था, कोई बच्ची गधे में पखा ले जा रही थी, गधा गिर गए तो बच्ची बेचारी उस बच्ची की मजबूरी थी दो गड़ा पानी ज्यादा ले जाऊं और अब गधा बोल के कह नहीं पाया कि पानी ज्यादा आएगा मैं ले नहीं जा पाऊंगा, बीच रास्ते में गिर जाता है। ऐसी विपरीत हालत आज भी पाए और वो तस्वीर मैंने वर्ल्ड बैंक के डिग्नेटरीज वहां जो थे उनके सामने रखी, मैंने कहा टुडे सच सिचुएशंस आर देयर इन डेजर्ट एरिया। उन्होंने वाओ रियली, मैंने कहा यस यू कैन विजिट आवर एरिया, यू कैन सी सच टाइप ऑफ सीन एवरीवेयर। तो हमारे उन हालातों से निकल करके मुझे भारत का ही नहीं दक्षिणी एशिया का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य छठे वैश्विक सम्मेलन में रोम इटली में मिला। और ये जो इफाड यूएनओ की एक बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी बॉडी अलग अलग एजेंसी काम करती है, यूएन इफाड, आईएफओ, डब्ल्यूबी, इस प्रकार की जो एजेंसी है वो पूरे विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। और उसी दृष्टि से आईएफएडी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये यूएनओ की एजेंसी है और उसके द्वारा इस साल एक छठा जो वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, उसकी थीम थी क्लाइमेट चेंज एंड इंडिजिनियस लीडरशिप फॉर टू एनहांस द रेसिलियंस एंड बायोडायवर्सिटी। ये उसकी थीम थी, विषय वस्तु थी। इस विषय वस्तु पर वैश्विक सम्मेलन था और पूरे विश्व भर के अफ्रीका महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया, कैरिबिया, एशिया, पैसिफिक, तमाम विश्व भर के इंडिजिनियस रिप्रेजेंटेटिव को वहां बुलाया गया था और उसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां पर जो चर्चाएं हुई उसमें बहुत सारी चर्चाएं थी। हम भी यहाँ से तैयारी करके गए थे, क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं, इंडिजिनियस जीवन मूल्यों को अपना करके, आदिवासी जीवन मूल्यों और सभ्यता संस्कृति को अपना के हम इसको संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं, उसके ऊपर थीम थी। लेकिन साथ में जो वहां बात रखी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इफाड जो 1977 में स्टेब्लिश हुई है, तो हमने कहा मंच पे कि इफाड 1977 में बनी और आज तारीख तक हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे देश है, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका और आसपास के बहुत सारे देशों में आज तक इफाड को जानते तक नहीं है। ये हम इफाड पे प्रशिक्षण नहीं उठा रहे, लेकिन इसकी जो कार्यशैली है, क्योंकि इनका इफाड के जो हेडक्वार्टर एक रीजन लेवल पे उधर वो रीजन एक कॉन्टिनेंट को बना रखा है, एक महाद्वीप को उन्होंने एक रीजन बना रखा है। तो महाद्वीप के जो हेडक्वार्टर है, हमने कहा क्यों ना आप इसको नेशनल लेवल पे होना चाहिए हेडक्वार्टर, और उसको उन्होंने अपने जो ड्राफ्टिंग होता है साल भर का, उसके अंदर उन्होंने इसको स्वीकार किया है और अब जल्दी ही हर राष्ट्र मुख्यालय पर इफाड का एक हेडक्वार्टर होगा और उनका एक प्रतिनिधि बैठेगा जिनसे हम डायरेक्ट डायलॉग कर सकते हैं। और दूसरा, इफाड जो बजट देती है अलग अलग जगहों के लिए देती है, आदिवासियों के विकास के लिए भी देती है। आप लोग गूगल में टाइप करके देखोगे तो ताजुब होगा, 3778, ऐसा ही कुछ एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, इतने $मिलियन का बजट भारत सरकार को मिला है। और ग्रास रूट लेवल पे क्या है, तो हमने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना आप लोग ये जो बजट है सीधा इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन जितना उनको दे, और उसके पीछे हमने कारण भी रखा, उनको क्यों दे, क्योंकि तमाम आदिवासी सेक्टर जो बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ आज भी परंपरा है कि आदिवासी लोग मिल करके आपस में चर्चा विचार मंथन करके सबसे सक्षम और काबिल व्यक्ति के हाथ में उस ऑर्गेनाइजेशन की कमान देते हैं और पूरी टीम चुनते हैं। तो विजिलेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो पूरी पारदर्शिता से बजट यूज होता है। तो उसमें उन्होंने वापिस प्रतिक्रिया दिया कि ये जो बजट है वो डायरेक्ट सरकार को एज ए लोन दिया जाता है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें थी। दूसरा, अपने यहाँ जो हम गोरण, गोचर, आग और बॉन्ड ये चलाते हैं, इनको हम प्रकृति के संरक्षण में कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर थीम थी। और तीसरा, अपने यहाँ जो पंचकूटा तय होता है, आप लोगों ने देखा होगा केयर साइकिल चापटिया, इनका कितना महत्व है, इसके ऊपर बात रखा। इसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक के साथ भी इंटरेक्शन हुआ, जिसमें यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो सिचुएशन है, जल्दी वो यहाँ विजिट करके हमारे लिए काम करने के लिए वो उत्सुक है। तो बहुत अच्छा रहा उनका अनुभव। अब इनसे आगे समयाभाव को ध्यान में रखते हुए मैं राजकुमार जी का ध्यान रखना चाहूंगा।
साथ में कि हमारे यहाँ पाक माइग्रेट आते हैं, जैसा आपने अपने उद्बोधन में कहा कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन होने के बाद में आधे पाकिस्तानी उधर रह गए, आधे इधर रह गए, और उसमें राजकुमार जी मेरे सगा दादे का एक भाई उधर रहता है, मेरे दादाजी 3 भाई और एक भाई उधर पाकिस्तान में रहता है, 2 भाई इधर रहते हैं। और मेरे ससुर जी की रियल 2 सिस्टर उधर है, एक अभी 3 तारीख को उन्होंने वीजा बनाया, आने की इधर कोशिश कर रही है वो मिलने के लिए, जन्म से वो वही है और ससुर जी यहाँ, सगी बहन उधर है। और ऐसे बहुत सारे रिलेटिव है जिनमें ये बेटे बात जाती है, ये अभी यहाँ आए, और यहाँ टीम बेटी राजू जी सभी टीम। पिछली बार मैंने एक राजनीतिक कार्यक्रम में भी जनप्रतिनिधि के सामने भी रखा था कि हमारे जो भाई बंधु वहां की परिस्थिति और हालातों से जूझ करके जो वापिस आ रहे हैं, उसके लिए नागरिकता के लिए उन्हें लड़ना झगड़ना पड़ता है, जबकि वो नहीं का जाया गया, उसके भाई यहाँ, उसके माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, उनकी जमीन जायदाद में उनका अगर खतौनियां निकाल करके देखा जाए उनकी पीढ़ियां, तो उनके सारे रिकॉर्ड में उनका यहाँ परिजन मिल रहे हैं, फिर उनकी नागरिकता के लिए पर थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर जब भी मौका मिले तो उन्हें, क्योंकि कुछ सरकारें जो भावना मूल्य भी रखती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कुछ ऐसा ठोस प्रस्ताव पारित करके एक ऐसा प्रावधान किया जाए जिसमें हमारे पाक अजीत हमारे किनारे भाई सेठ जो यहाँ आ रहे उनको दर दर की ठोकरें नहीं पड़ती, उनको बहुत सारे जुर्म नहीं सहने पड़े। और ये बहुत सारी बात मुझे व्यक्तिगत मिलकर भी चर्चा करते तो बहुत कुछ होता है। अभी कल ही भाई जी फोन कर रहे थे कि नक्ताराम जी क्या बताऊं, मेरे रिलेटिव आए और उनको उन्होंने जोधपुर के लिए भी प्रोहिबिटेड कर रखा है, लेकिन अप्लाई यहाँ के लिए वो अप्लाई भी नहीं ले रहे। तो इसमें थोड़ा सा हमको सक्रियता के साथ काम करने की जरूरत है। और साथ में अभी जो डीटीएस की मांग चल रही है, तो एक भाई कह रहे थे कि हमें पत्रावली की, तो एमएलए साहब हमने हमारे पूरे जोधपुर संभाग के तमाम एमएलए को एक पूरी पत्रावली बना करके 2017 से लेकर अभी तक जितनी कार्यवाही हुई, जैसे पिछले शासनकाल में हुआ था कि ये मांग नीतिगत है और शासन स्तर पे लागू किया जाए, वो लेटर भी साथ में अटैच किए। और अभी जैसे इन्होंने जो मारवाड़ बोर्ड का गठन किया यहाँ, तो वो बाकायदा लेटर हमें भेजा गया था, वापस जिसे भेजा था कि आपके जो रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र की मांग के उपलक्ष्य में हम मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन करते हैं एवं बाड़मेर के बाड़मेर, चोटन, बालोतरा, पाली के पाली, सिरोही और यहाँ पर जो है पाली 50-50 सीट की आवासीय पालिका छात्रावास स्वीकृत करते हैं। इस सरकार ने किया, हमने पूरे समुदाय की ओर से सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। लेकिन हमने कहा कि हमारा जो मुख्य मांग है वह हमें चाहिए। मारवाड़ बोर्ड का गठन किया, उसको शुक्रिया, मॉडल टाला की योजना लागू की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमारी तो मूल मांग है कि टीएसपी नॉन टीएसपी की तर्ज पर सरकारी भर्तियों में टीटीएस से नॉन टीटीएस लागू किया जाए, ताकि हमारे यहाँ के भी सरकारी भर्तियों में लाभ। अब आप लोगों को जरूरत है सोचने समझने की, क्या मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड में ये प्रावधान है कि अभी जो टीचर में एग्जाम हो रहे हैं उसमें हमारे यहाँ की प्राथमिकता मिलेगी? ऐसा प्रावधान है क्या? नहीं है। अभी राजस्थान पुलिस का जो परीक्षा का रिजल्ट आया, पूरे जोधपुर समाज से सिर्फ एक कैंडिडेट हुआ, राजकुमार जी 16 एग्जैक्टली नहीं पता है कहाँ के जय किशन जी, जालोर से शायद 21 लोग चयनित हुए हैं, जिनमें रिजर्व सीट सही तमाम रिजर्व शायद 16 रिजर्व है, हाँ 16 रिजर्व सीट है एसटी की, राजकुमार जी 16 जालोर की एसटी की रिजर्व सीट और 21 में से एक लाइन का और 20 महीना चयन हुए, एक भी महीने का चयन नहीं। बाड़मेर से 4 एसटी की रिजर्व सीट थी, एक भी महीने का चयन नहीं। और जैसलमेर से भी कुछ सीट रिजर्व थी, एक भी महीने का चयन नहीं। तो मारवाड़ बोर्ड को हम करेंगे क्या? गुण लगा के चाटेंगे क्या? तो हमको सरकार को पुनः पत्रावली करनी है, पत्राचार करने हैं कि हमें तो बीटीएस से चाहिए। और वो किस प्रकार, जैसे सरकारी नौकरी आती है तो टीएसपी नॉन टीएसपी करके उसमें पद रिजर्व किए जाते हैं। ट्राइबल सब प्लान के तहत वहाँ पद रिजर्व होते हैं, वहाँ उसी क्षेत्र के लोग आवेदन कर पाते हैं। वैसे हम भी कहते हैं रेगिस्तान जनजाति क्षेत्र विशेष क्षेत्र लागू करो और उसी क्षेत्र के अंदर कुछ रिजर्व पहुंचे लोग, उसके अंदर यहीं के लोग आवेदन कर पाए, बाहर के लोग आवेदन नहीं कर पाए, तो देनी चाहिए दोगे। और इसमें आप सभी लोगों की संगठनात्मक ताकत की जरूरत है। बातें अच्छी लग रही है, तालियां अच्छी बजा रही है, लेकिन हमें जब सरकार से ये मांग मनवाने के लिए 2 से 3 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें वो लोग ला पाएंगे? अगर वो ले पाते हैं तो यकीनन सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी। और
विशेषकर वल्लभी भाई और पूर्व में जो उद्घोषक कह रहे थे कि जय किसी जी कह रहे थे कि भीड़ कम है, तो मैं आपको बता दूं राजकुमार जी, एक तो एग्जाम चल रहे हैं और ऊपर से आज की तारीख में सावे 4 जगह मुझे खुद को भी जाना, लेकिन उन सालों से ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण था यहाँ ऐसे असंख्य लोग हैं जो उन शादी ब्याहों की वजह से यहाँ नहीं आ पाए हैं, आज परीक्षा की वजह से लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, वरना हमारा कार्यक्रम ये तो हमारा जो स्थानीय हम चिंतन शिविर करते हैं उससे भी कम भीड़ है। तो जागरूकता अच्छी है यहाँ, बस आपके जो मैसेज को पहुंचाने के लिए यहाँ जो आए हुए लोग हैं ये एक एक आदमी 1,000 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप इनको 1000 से मल्टीप्लाई करके देखना, एक क्योंकि यहाँ सारे जुझारू लोग आए हुए, सारे समाज को समर्पित लोग आए हुए। और राजू भाई जी, ये जो यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है, ये जो बेटे मैंने कहा 1,000 से मल्टीप्लाई करके देखे, इससे भी बहुत संख्या में हमारे वॉलंटियर काम करने वाले हैं। तो कुछ सिचुएशन रही है शादी वगैरह की और यहाँ की जो आज एग्जाम की वजह से थोड़ा संख्या कम है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अभी राजकुमार जी से भी चाहूंगा और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने जो कर्नाटक में पिछली बार एक प्रस्ताव पारित किया था, चल रहा है और जल्दी एक नेशनल समिट होने वाली है। एक हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बात करना चाह रहे हैं। जैसे जयपाल सिंह मुंडा का आपने वो फोटो देखा होगा, ये बेचारे खूब लड़े, लेकिन वर्ड इंडिजीनियस उस संविधान में नहीं लिया गया। सही बात। और ये बात यूएन ने तो वहां भी कई बार कही है, पहले डेलीगेशन पहले भी जाते थे यहाँ और वो जाकर कहते थे तेरे जो इंडिजीनियस नहीं लिया। ये यूएन के अंदर वैश्विक मंच पे रखी जाने वाली बातें हैं कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है, वहां तो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जनजाति है। वी आर आइडेंटिफाइड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब नॉट इंडिजीनियस। तो हम एक प्रस्ताव ऐसा सामूहिक शक्ति दिखाएं कि संविधान में संशोधन होते हैं तो पुनः संशोधन किया जाए और शेड्यूल्ड ट्राइब की जगह इंडिजीनियस वर्ड डाला जाए, जनजाति की जगह आदिवासी शब्द डाला जाए, क्योंकि हम आदिवासी। और विश्व में आदिवासी वाला लॉ क्यों माना गया, ये वैश्विक सम्मेलन में अभी भी चर्चा हुई और इसका जो मुख्य थीम थी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कि हम क्या करें, तो उनका एक ही संदेश था कि आदिवासियों के पास में क्लाइमेट चेंज को रोकने के तौर तरीके हैं। इसीलिए पूरे विश्व में वर्ल्ड इंडिजीनियस डे भी लागू किया गया, यूएनओ द्वारा घोषणा जो विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। और यूएनओ में अलग अलग एजेंसियां उसमें कहते हैं कि आदिवासी जीवन मूल्य क्या है, तो आदिवासी जीवन मूल्य जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करते, ये हमारा जीवन मूल्य है। लेकिन लोगों ने आदिवासी जीवन मूल्य छोड़ दिए और अतिद्वार की प्रवृत्ति में क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, नदियां खोदी जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। साथियों, बहुत सारी बातें कहने को है, समय अभाव से मैं अपनी बात को यही संक्षिप्त करते हुए आप सभी का लाख लाख जोहार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मातृ शक्ति को भी जोहार करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। और वॉलंटियर से सादर अनुरोध रहेगा कि इन फ्यूचर जब भी कार्यक्रम हो तो इन मातृ शक्ति की जगह साइड में नहीं, बीच में होनी चाहिए, हमारे बीच में। एक बार पुनः इनके लिए भी तालियां बजाइएगा। और अब मैं अपनी बात को विराम देते हुए पुनः तमाम क्रांतिकारी युवा साथियों के लिए और सभी के लिए जोरदार उद्घोष के साथ में जीतू भाई की टीम को एक संदेश देना चाहूंगा। राजकुमार जी का ध्यान चाहते हुए हमारे जैसलमेर के अमर सागर में एक भील बस्ती उस स्कूल के साथ में आज भी बनी हुई है, वह स्कूल वहाँ के कुछ मजबूत ताकतों ने वहाँ भील मामले बस्ती है और पास में दूसरी कुछ माली समाज के बच्चे उस स्कूल को पंचायत भवन में संचालित हो रहा है। तो वापस उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया तो ऑर्डर निकाल करके उस स्कूल को कुछ देर के लिए, सिर्फ 1-2 दिन के लिए उस भील बस्ती की स्कूल में शुरू किया गया। भीलों ने अपने स्तर पे रंग रोगन करके उस स्कूल को चालू किया 1 मिनट और उस चालू करने के बाद फिर आखिर उन्होंने वापस बंद करवा के स्कूल के बच्चों का भी पंचायत भवन में स्कूल चल रही है। बिल्डिंग बनी हुई है, सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है और आज के प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, जबकि स्कूल पंचायत भवन में। और वहां पर जब काम नहीं हुआ तो अभी वो बोर्ड बैटरी लगा ली गई है। अब मैं तमाम क्रांतिकारी युवा साथियों से चाहता हूं कि आप लोग एक बार पूरे मिल करके, क्योंकि सिचुएशन बनी हुई है, 2-4 दिन के अंदर ही जैसलमेर में पहुंच करके और सामूहिक रूप से एकता का परिचय देते हुए वहां जाकर के शासन प्रशासन को कहें कि अभी और इसी वक्त इस स्कूल को वापस इसी परिसर में चालू किया जाए। जब तक नहीं होता है हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप सभी का जोहार, एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे।